जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान तू बन जा लेकिन दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश के वो तीर जिंदा रख, बेशक सब कुछ हार जा तो इस जिंदगी में, बेशक सब कुछ हार जा तो इस जिंदगी में, लेकिन हार कर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो हमने देख लिया है और आज के इस वीडियो में हम मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने वाले हैं। ठीक है ना, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को हम डिस्कस कर देंगे। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि निषेचन प्रक्रिया कैसे होती है, गर्भधारण यानी बच्चे का निर्माण कैसे होता है, साथ ही साथ जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी प्रक्रिया कैसे होती है। सारी चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे। ठीक, देखिए जिस तरह पुरुषों में दोस्तों वृषण क्या होता है, वृषण को सबसे प्रमुख अंग माना जाता है जनन तंत्र का, है ना, क्योंकि उसमें से बताए थे हमने टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। जस्ट इसी तरह इसमें भी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो अंडाशय होता है इसको क्या माना जाता है, प्रमुख। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सबसे प्रमुख जो जनन तंत्र या जनन अंग होता है वो होता है अंडाशय। इसमें से एक प्रमुख हार्मोन्स एस्ट्रोजन का स्राव होता है ना। ये अब ध्यान देना, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा कि जो इसमें से दोस्तों ये प्रमुख इसलिए होता है, इसमें एक हार्मोन्स होता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ये क्या करता है, ये भी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। उसमें क्या होता है, उसमें बताए थे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का है। इसमें क्या करता है, एस्ट्रोजन, है ना, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। अब द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण क्या है इसको भी हमने बताया है ना। जैसे पुरुषों में क्या है, आवाज का भारीपन है, शरीर पर बाल उगना, ठीक है ना, और उसके बाद साथ ही शुक्राणु का बनना, ये सारी चीज़ें। ठीक, और उसके क्या है, जैसे जांघ में, शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या हैं, जैसे परिवर्तन, शरीर सुडौल हो जाए। ठीक, उसी तरह महिलाओं में जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण होते हैं यानी आवाज पतली होती है, ठीक, स्तन का विकास होता है, श्रोणि प्रदेश का चौड़ा यानी कमर का जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होना ना, ये, और उसके बाद क्या है, मांसल संरचना यानी जिसको फैट वसा का संचय जिसके कारण स्किन में ग्लो आता है ना। ये सारी चीजें क्या है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स के कारण हो पाती हैं। ठीक है ना, उनमें कोई ऐसा दोष नहीं होता है। कोई लड़की अगर ऐसा करके चल रही है तो भाई साहब देखिए इसमें होता क्या है कि इस दौरान किसी के प्रति अट्रैक्ट जो होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उनकी कोई कमी नहीं, हार्मोन्स का ही सब क्या होता है, ये प्रभाव होता है। इस हार्मोन्स का स्राव हो जाता है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज, क्रियाएं होने लगती हैं, है ना। इसीलिए आज के समय के बच्चों को भी क्या होता है, वो पता चले 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में प्यार हो जाता है। रीजन क्या है, हार्मोन्स। ठीक है ना, कोई बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण का मतलब हमने बता दिया। आवाज, जैसे आवाज का पतला होना, इसमें आवाज क्या है, पतली हो जाती है लड़कियों में, और उनके शरीर के विभिन्न अंगों में क्या है, वसा का संचय हो गया, ठीक, और स्तन का विकास हो गया, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद माहवारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है यानी शुरू हो जाती है, और क्या है, लड़कों के प्रति आकर्षित होना। अब कहेंगे ये कौन सा लक्षण, जी बिल्कुल है, इसी में लक्षण आता है ना, इसी के अंदर आता है। भाई अगर ऐसा नहीं होगा, ये हार्मोन्स नहीं होगा तो हमारे अंदर ऐसी एक्टिविटी होगी ही नहीं। ठीक है ना, यही चीज होता है। लड़कियां ऐसे कर लेंगी तो लड़के आकर्षित हो जाएंगे, और कोई लड़का है कहेंगे वाह कितना हैंडसम है, तो वो क्या है, उनके प्रति आकर्षित होंगे। तो दोनों तरफ से ये होता है। ठीक, तो इनका निर्धारण कौन करता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स। एस्ट्रोजन के अलावा दोस्तों अंडाशय में और यहाँ से 3 प्रमुख हार्मोन्स का स्राव होता है, और तीनों का क्या काम होता है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम साथ में लिखते चलेंगे आपको। इसमें प्रमुख अंग में सबसे पहला कौन है, अंडाशय। अब अंडाशय हम बात करें तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी क्या है, संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी। ये 1 जोड़ी होते हैं उदर गुहा में, उदर गुहा का मतलब पेट में, ठीक ना, उदर गुहा में
क्या होते हैं, हम बात करें उदर गुहा में, ये दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक, अब यहां से हमने तो बताया कि हार्मोन्स कौन सा स्राव होता है, इसे इसीलिए प्रमुख माना गया है। इसमें जो हार्मोन्स होता है सो दोस्तों पहला तो हमने बता दिया एस्ट्रोजन, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स, इसमें तो बताया ये क्या करता है, जो भी द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं, इनका निर्धारण कौन करता है, ये करते हैं एस्ट्रोजन। इसके अलावा इसमें एक और होता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक ना, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ये क्या करता है, जो भ्रूण होता है, यानी अभी बताएंगे भ्रूण क्या है, कैसे भ्रूण को इस गर्भाशय में चिपकाए रहता है, ठीक ना, ये क्या करता है, भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है, ठीक, ये क्या करता है। उसके अलावा एक अगला है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, देखिए ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी, ठीक, माहवारी प्रक्रिया को प्रेरित करता है, को नियंत्रित करता है, ऐसे कह सकते हैं, करता है। और साथ ही इसका एक काम है कि ये क्या है, शिशु के जन्म के समय ये योनि की मांसपेशियों को संकुचित करता है, यानी इसकी मांसपेशियों को संकुचित करता है, ठीक, इसकी मांसपेशियों को। इसके अलावा अगला जो है दोस्तों क्या, रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। अब देखिए रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, इसका भी प्रमुख कार्य है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये क्या करता है, रिलैक्सिन ये प्रसव पीड़ा को कम करता है, ठीक, प्रसव का मतलब क्या है, शिशु का जन्म होना, ठीक, उस दौरान जो क्या होता है कि महिलाओं में जो पेन होता है, दर्द होता है, उस दर्द को कौन कम करता है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स। तो प्रमुख अंग में इसीलिए इसको प्रमुख माना जाता है। समझ में आ गया ना, अंडाशय को प्रमुख क्यों कहते हैं, ध्यान देना, क्योंकि जो भी विशेष प्रकार के हार्मोन्स होते हैं यहीं से रिलीज होते हैं, और साथ ही क्या होते हैं कि इसी में से जो अंडाणु होते हैं, इसमें से अंडाणु स्रावित होते हैं, ठीक, अंडाणु स्रावित होते हैं, अंडाणु निकलते हैं, लिख सकते हैं, यहीं से अंडाणु क्या है, रिलीज होते हैं, निकलते हैं। फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, इसको लिखाएंगे नहीं, यहां से प्रमुख हमने पहले बता दिया अंडाशय, अंडाशय के बाद फैलोपियन ट्यूब है, जिसे देखिए फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, यानी ये इसी का हिस्सा होता है जिसे अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी कहते हैं, ठीक है ना, नहीं लिखा है इसको, देखिए ये जो नली है ना दोस्तों, ये इसको कहते हैं अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। ये क्या करता है, ये निषेचन के दौरान, यानी जब स्पर्म इधर से जाएगा तो इस दौरान क्या करते हैं, यहाँ से ये अंडाणुओं को, जो ये अंडाशय होते हैं, इसमें जो अंडाणु है ले जाने का काम करते हैं, ठीक, ये ले जाने का काम कौन करते हैं, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी। उसके बाद क्या होता है, गर्भाशय क्या है, एक मांसल संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, यहाँ से ध्यान देना, फैलोपियन ट्यूब में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो भ्रूण बनता है वो आकर के यहाँ पर स्थापित हो जाता है, और यही क्या है, शिशु का निर्माण करता है, बाद में शिशु का रूप धारण कर लेता है, ठीक, यहाँ पर प्रक्रिया होती है। उसके बाद बात करें तो ये चीज होता है योनि। जिस तरह पुरुषों में पेनिस होता है, लिंग, वो क्या करता है, स्पर्म को इसमें, ठीक है ना, यानी वजाइना में प्रवेश कराता है, एक माध्यम होता है। इसी तरह से योनि भी क्या है, एक बाह्य जननांग में आती है। ये क्या है, स्पर्म को ग्रहण करती है, यानी शुक्राणुओं को अपनी ओर आकर्षित करती, खींचती है, ग्रहण करती है, और ये एक रास्ता होती है, यहाँ तक अंदर तक ले जाती है। अब देखिए यहाँ से समझ लेते हैं कि निषेचन होता कैसे है। देखिए निषेचन किस प्रकार से होता है दोस्तों, जब यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करते हैं, है ना, जो शुक्राणु होते हैं, ठीक, इसी तरह से इनकी जो संरचना होती है, जैसे मान लेते हैं
इसी तरह से इसमें शुक्राणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, जब ये शुक्राणु, ध्यान देना, और इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये मिलियन में होते हैं, है ना। देखिए, वैसे कहा जाता है कि गर्भधारण के लिए प्रेगनेंसी के लिए कितने शुक्राणुओं की ज़रूरत होती है, तो कहा जाता है दोस्तों, देखिए 7 ml तक माना जाता है, 7 ml को परफेक्ट। और इस 7 ml में अगर स्पर्म की हम बात करें तो लगभग यहाँ से 20 लाख से प्लस स्पर्म यानी शुक्राणु होते हैं। इतने में 7 ml वीर में, सीमन में लगभग 20 लाख से भी अधिक स्पर्म होते हैं। लेकिन मेरे भाई, जरूरी नहीं कि 20 लाख है तभी होगा, जरूरी नहीं कि 7 ml है तभी होगा, नहीं। अगर कोई पुरुष बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, अगर वो स्वस्थ है तो 5 ml भी अगर है कोई दिक्कत नहीं। 20 यहाँ से 20 लाख की बात छोड़िए, 5 से 7 लाख शुक्राणु हैं, तब भी क्या होता है, गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन उससे अगर क्या है, उससे अगर कम हुआ तो समस्या हो जाती है, फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन भारत में क्या है कि ये मान्यता होती है, अक्सर अगर बच्चे नहीं होते हैं तो महिलाओं को ही दोषी माना जाता है। ये 12th में आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अगर क्या होता है कि कोई लड़की का जन्म होता है, बार बार लड़की जन्म लेती है, तो महिलाओं को ही क्यों दोषी मानते हैं, या फिर कोई संतान उत्पन्न नहीं करते हैं तब भी महिलाओं को दोस्ती नहीं यार, क्या गलत निकल रहा है, तो क्या है, दोषी माना जाता है। ठीक, जबकि ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं होता, गलत है। इसमें किसी एक की भाई बच्चे के लिए पैदा होंगे, बताइएगा, नहीं। जब यहाँ से स्पर्म और यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये ओवरी से ओवम जब मिलेंगे, दोनों फर्टिलाइज होंगे, निषेचन होगा, तभी तो होंगे ना। वो दादा बाबा की कहानी थोड़ी ना है कि जब बच्चे पूछते थे कि हमारा जन्म कैसे हुआ, दादा बता दिए कि आसमान से बेटा कोई परी आई थी, तुमको दे करके चली गई। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसलिए केवल और केवल महिलाओं को हम दोषी नहीं मान सकते हैं। कहीं ना कहीं स्पर्म में क्या, ये स्पर्म की संख्या में कमी होती है, तब जाकर के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। अब हम समझ लेते हैं कि निषेचन कैसे होता है। देखिए, जब शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करते हैं, जब शुक्राणु प्रवेश करेंगे अंदर दोस्तों, तो कुछ शुक्राणु, ध्यान दे लीजिएगा, देखिए कुछ शुक्राणु ऐसे गति करते हुए इधर भागेंगे, ठीक है ना, समझ लीजिए, कुछ इस तरह रास्ते से ऐसे इधर सफर तय करेंगे, और कुछ शुक्राणु हैं दोस्तों वो क्या करेंगे, कुछ शुक्राणु इधर भागेंगे, ठीक, और कुछ शुक्राणु जो होते हैं वो तेजी से गति करते हुए ऊपर की तरफ, यानी कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ सीधे गए, ठीक है ना। और आधे से अधिकांश शुक्राणु तो क्या है, अंदर का जो रास्ता होता है अम्लीय प्रकृति के कारण तो कुछ शुक्राणु तो रास्ते में ही मर जाते हैं। बाकी शुक्राणु क्या होते हैं, कुछ इधर गए, कुछ इधर, कुछ इधर, ठीक। लेकिन इसी दौरान ध्यान देना, इसी दौरान क्या होता है, इस अंडाशय से क्या होते हैं, अंडाणु भी रिलीज होते हैं। इसमें से ओवम भी, ओवरी से ओवम भी, अंडाणु भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, यानी यहाँ से अंडाणु भी निकलता है। अब इसमें क्या होता है, शुक्राणु तेजी से ये तैरते हुए भागते हैं, तैरते हुए इसमें से तेजी से भागते हैं, और जो शुक्राणु सबसे पहले पहुंच गया, है ना, रेस चल रही है, सभी शुक्राणु तेजी से भाग रहे हैं, और अंडाणु है वहां से, यहाँ से जो अंडाशय से निकला है, और जो अंडाणु क्या है, कोई यहाँ से मान लेते हैं कि क्या है, अंडाणु है, और इसके चारों तरफ ये शुक्राणु आए हैं, ठीक। और जो शुक्राणु क्या होता है दोस्तों, जो शुक्राणु पहले पहुंच गया वही क्या करता है, इसकी झिल्ली को आगे, हमने बताया था शुक्राणु की संरचना में जो आगे एक्रोसोम वाला भाग होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, इसकी झिल्ली को काट करके ये अंदर चला जाता है। जब ये चला जाता है तो इसका भाग कट जाता है, बाकी शुक्राणु का भाग, ये पुच्छ वगैरह ये सब बाहर ही रह जाते हैं। तो ये तो फर्टिलाइज हो गया, बाकी ये सब बेकार है ना, ये सभी क्या है, क्योंकि भाई ये जो अंडाणु है इस शुक्राणु से निषेचित हो गया, ठीक। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दोनों अंडाणुओं, दोनों अंडाशय से अंडाणु रिलीज नहीं होते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि
प्रत्येक मेटिंग, या मेटिंग का मतलब क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं सेक्स, मतलब हिंदी में सेक्स नहीं, अंग्रेजी में सेक्स कहा जाता है, हिंदी में मैथुन कहा जाता है, ठीक ना, या संभोग कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि जितनी बार सेक्स हुआ है, संभोग हुआ है, हर प्रक्रिया में क्या है, गर्भधारण हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, है ना। सभी जो संभोग प्रक्रियाएं होती हैं वो गर्भधारण तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि जिस दौरान, ये ध्यान देना, मान लेते हैं कि जैसे ये शुक्राणु निकला है, इस दौरान इसमें से, यहाँ से अंडाणु निकले हैं, तो अगले मंथ जो होता है कि इसमें से स्राव होगा, ठीक। और दोनों का सबसे बड़ी बात, निषेचन होने के लिए दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु का एक ही टाइमिंग पर यहाँ पर मिलना जरूरी है। पूछा जाता है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया होती है मेरे दोस्त फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। पूछा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, फैलोपियन नलिका में। जब फैलोपियन नलिका में शुक्राणु और अंडाणु एक ही टाइमिंग पर मिल जाते हैं, देन फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं, फिर युग्मनज कहते हैं, ठीक है ना। जब नर युग्मक मादा युग्मक, नर युग्मक बोले तो शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु जब मिलते हैं तो युग्मनज बन जाते हैं। और यही जब यहाँ पर, जब ये यहाँ से अंडाणु निकला, ये शुक्राणु गया, दोनों मिल गए आपस में, तब यहाँ पर बन गया युग्मनज। अब ये जो युग्मनज होता है ये धीरे धीरे यहाँ से खिसक कर आएगा और इस गर्भाशय में आकर के यहाँ इसकी दीवार से चिपक जाता है, यानी लग जाता है, तब उसे कहा जाता है एम्ब्रियो यानी भ्रूण कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, भ्रूण कहते हैं उसे। उस समय उसे बच्चा नहीं कहते हैं, शिशु नहीं कहते हैं, वो भ्रूण होता है, ठीक है ना। कहाँ पर आता है भ्रूण, वो भ्रूण आता है गर्भाशय दीवार से चिपक जाता है, ठीक है ना, जिसे गर्भाशय, जिसे बच्चेदानी भी कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर। और यहीं पर क्या होता है, फिर 9 माह तक जो भ्रूण होता है, इसी में 9 माह तक भ्रूण इसी में क्या होता है, इसी में पलता है, ठीक। और 9 माह के बाद जब ये शरीर से बाहर आता है, पूछा जाता है प्रसव किसे कहते हैं, तो परिपक्व का मतलब तैयार या परिपक्व भ्रूण के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। प्रसव का मतलब क्या होता है, वही चीज डिलीवरी जिसे कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं, डिलीवरी कहा जाता है अंग्रेजी में, वो हिंदी में है प्रसव, यानी बच्चे को जन्म देना। ये प्रक्रिया होती है दोस्तों, ठीक। समझ में आ गया कि निषेचन किस प्रकार होता है, किस प्रकार बच्चे का निर्माण होता है, कि जब यहाँ से क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु एक ही समय में फैलोपियन नलिका पे। और ध्यान देना, निषेचन के लिए सबसे जरूरी बात कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं का एक ही टाइमिंग पर मिलना जरूरी है। इसीलिए हमने कहा ना कि प्रत्येक, है ना, कि बार बार अगर संभोग की प्रक्रिया हो रही है नर और मादा के बीच में, अगर ऐसा हो रहा है तो जरूरी नहीं कि हर बार होने से ये प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि यहाँ से शुक्राणुओं और अंडाणुओं का एक ही टाइमिंग पर वहाँ पहुँचना जरूरी है, ठीक। तो इस प्रकार क्या होता है, निषेचन होता है, इस प्रकार युग्मनज बनता है और भ्रूण के रूप में यहाँ पर क्या होता है, 9 माह तक पलता है। और 9 माह के बाद वो क्या होता है कि जब वो परिपक्व भ्रूण शरीर से बाहर आता है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं क्या, प्रसव कहते हैं। उस दौरान वो बाहर जब निकलेगा तब शिशु कहलाता है। अब यहाँ से बात आती है कि इसमें जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं। तो जुड़वा बच्चे में देखिए, जुड़वा कैसे होते हैं कि जैसे देखिए, जुड़वा में भी दोस्तों, जुड़वा में भी 2 प्रकार के जुड़वा होते हैं, है ना। एक होता है जुड़वा में समजात जुड़वा, एक विषमजात जुड़वा। समजात जुड़वा का मतलब क्या होता है, जिनकी शकल हूबहू मिलती हो, दोनों एक शकल वाले हों। ऐसे बच्चे का निर्माण कब होता है, जैसे मान लेते हैं क्या है, 2 यहाँ से अंडाणु है और एक ही समय में कोई शुक्राणु यहाँ पे पहुँचा और इनमें प्रवेश कर गया। ये दोनों क्या हैं, इन दोनों में, यानी आधा हिस्सा मान लेते हैं ये है और आधा हिस्सा ऐसे है, और इस बीच में ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों अंडाणु चिपके हुए हैं। इस दौरान अगर मान लेते हैं कोई स्पर्म यानी कोई शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसका अंश क्या दोनों में हो जाता है,
तो ये जो होता है बाद में ये जो मिला रहता है ये क्या है, धीरे 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 यहाँ से दो, ऐसा लगेगा कि दो गर्भाशय हैं, यानी इसी एक गर्भाशय में इसी एक में क्या होता है, ऐसे विभाजित हो जाएगा, यानी दो भ्रूण पलने लगते हैं। तो जब इनका जन्म होता है तब उसे कहा जाता है समजात जुड़वा। जब एक ही समय में क्या होता है, कोई एक शुक्राणु क्या होता है कि दो अंडाणुओं में प्रवेश कर जाए, तब उससे जो बच्चे का निर्माण होगा समजात जुड़वा कहा जाएगा। लेकिन मान लेते हैं विषम जात में क्या होता है, जिनकी शकल अलग अलग हो। इसमें क्या होता है कि इसमें मान लेते हैं कि किसी दौरान यहाँ पे एक ही टाइमिंग पर दो अंडाणु साथ में आए हैं और उस दौरान एक ही टाइमिंग पर दो शुक्राणु पहुंच गए और दोनों अलग अलग अंडाणुओं से निषेचित हो गए। देन ऐसी सिचुएशन में जो स्थिति पैदा होगी, जाहिर सी बात है विषम जात, क्योंकि दो अलग अलग अंडाणु हैं और दो अलग अलग शुक्राणुओं से मिल गए हैं, यानी फर्टिलाइज हो गए हैं, निषेचन हो गया है। तो इस दौरान जो भ्रूण तैयार होगा वो जब परिपक्व हो जाएगा, जब बच्चे का जन्म होगा, तब उसे कहेंगे विषम जात जुड़वा, क्योंकि दोनों अलग अलग अंडाणुओं से, ये दोनों शुक्राणु क्या है, अलग अलग अंडाणुओं से निषेचित हुए हैं। तो समझ में आ गया समजात जुड़वा क्या है और विषम जात जुड़वा क्या है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया होती है, ठीक। तो इसके अंदर आपको यही समझना है, एग्जाम में लिखना क्या है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या बताया, प्रमुख अंग में जो है उसको लिखिए। प्रमुख अंग में हमने क्या बताया, अंडाशय। अंडाशय में बताया कि इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, उदर गुहा के दोनों ओर होते हैं, इनमें से अंडाणु निकलते हैं, अंडाणु इसी में बनते हैं। इसमें एक प्रमुख हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होता है, कार्य लिखा दिया गया। इसके अलावा 3 और हार्मोन्स हैं। फिर दूसरा है ये अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, ये अंडाणुओं को क्या होती है, यहाँ से अंडाणुओं को यहाँ तक लाती है, गर्भाशय तक लाती है, ठीक, यहाँ दीवार तक। उसके बाद फिर गर्भाशय, गर्भाशय में हमने बताया एक मांसल संरचना, एक थैली नुमा संरचना होती है। अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उल्टे नाशपाती के आकार की होती है, ठीक। फिर उसके बाद बताया योनि क्या होता है। योनि क्या बताया हमने कि एक मांसल संरचना, एक नली का काम करती है और ये एक क्या होती है, बाह्य, ठीक है ना। इसको बाह्य जनन अंग में शामिल किया गया है और ये क्या होता है, इंटरनल नहीं होता है, आंतरिक नहीं होता है, ठीक। बाह्य का मतलब ये चीज होता है कि ये केवल बाहरी रूप से, जैसे पुरुषों में पेनिस होता है, वो स्पर्म को एक पहुंचाने का एक माध्यम होता है, एक रास्ता होता है, एक नली होती है। उसी तरह ये योनि भी क्या है, स्पर्म को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी शुक्राणुओं को ग्रहण करने के लिए एक नली होती है, जो शुक्राणुओं के लिए रास्ता होती है। अब इसमें भी दोस्तों एक चीज और ध्यान देना, इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। इसमें भी सहायक जनन ग्रंथि होती हैं। सहायक जनन ग्रंथि जो प्रमुख जनन ग्रंथि तो नहीं होती हैं, लेकिन क्या है, जनन में सहायक होती हैं। तो इसमें एक होता है बार्थोलिन, बार्थोलिन समझ लीजिए इसे, बार्थोलिन ग्रंथि होती है। ये क्या करती है, एक क्षारीय पदार्थ का स्राव करती है, क्षारीय चिपचिपा पदार्थ का स्राव करती है ताकि शुक्राणु मरे ना, ठीक है ना। क्षारीय चिपचिपा पदार्थ का स्राव करती है, स्राव करती है। उसमें भी लिखाए थे, उसमें क्या था आपको याद हो, प्रोस्टेट ग्लैंड्स यानी प्रोस्टेट ग्रंथि लिखाए थे। उसमें से भी क्षारीय चिपचिपा पदार्थ का स्राव होता है, जो क्या करता है कि जो पूरा मूत्र मार्ग होता है, मूत्र नली है, उसके माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। ये भी क्या, इस रास्ते को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। इसके अलावा इसमें दूसरी जो होती है, पहला हो गया क्या, बार्थोलिन, दूसरा होता है पेरिनियल, पेरिनियल ग्रंथि होती है, ठीक। देखिए इसका काम क्या होता है, पेरिनियल, यहाँ से एक गंधयुक्त पदार्थ का स्राव होता है। उसमें भी बताए थे मलाशय के पास एक ग्रंथि स्थित होती है जो एक गंधयुक्त पदार्थ का स्राव करता है, जो विपरीत लिंग को यानी नर और मादा को एक दूसरे के पास आने के लिए प्रेरित करता है, ठीक। इसी तरह इसमें से में भी जो पेरिनियल ग्लैंड्स होती है, ये भी क्या होता है, गंधयुक्त पदार्थ का स्राव करती है, जो नर और मादा को एक दूसरे के करीब लाने का काम करती है, ठीक। तो ये रहा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही
पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ यार कर दिया करो इतना, अब देखिए इतना गर्मी में पानी पानी हो गया, लेकिन क्या आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्यार दिखाइए। आपका कोई पैसा नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में। आपके सब्सक्राइबर जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप एक सब्सक्राइब करते हैं, बस उसी में हम खुशी हो जाते हैं। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। खैर मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ।